नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षय क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए चलते हैं। आशा करती हूँ सभी लोग जुड़ गए होंगे और जो नहीं भी जुड़ पाए हैं अभी तक उन्हें आप फिर से शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जल्दी से जुड़ जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं हमने आज के सेशन में। चलिए पहले विचार पढ़ लेते हैं। नेल्सन मंडेला का ये विचार है, जब तक काम खत्म न हो जाए उसे करना असंभव लगता है। इन्होंने कहा है कि जब तक कोई काम खत्म ना हो जाए वो कार्य हमें क्या लगता है, असंभव लगता है। ऐसा लगता है हो ही नहीं पाएगा, है ना। वो कार्य हमें असंभव ही लगता रहता है। जब हम शुरू में स्टार्टिंग में कोई काम करते हैं तो हमें क्या लगता है, कार्य बहुत कठिन लगता है। लेकिन जब वो जैसे जैसे वो कार्य होता रहता है हमें आसान लगने लगता है। जैसे हम किसी एग्ज़ाम को जब तक पास नहीं कर पाते हमें क्या लगता है, यार बहुत हार्ड है एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा कठिन है। लेकिन जब उसी एग्ज़ाम को हम पास कर लेते हैं तो हमें क्या लगता है, ओह यार इतना लड्डू एग्ज़ाम, बहुत आसान है, क्या उसमें कुछ नहीं था, बहुत आसान था। जैसे 10th में होते हैं हम, 10वीं में, तो हमें क्या लगता है, यार बहुत हार्ड है, कैसे पास होंगे हम। लेकिन जब वही बच्चे 12वीं में आ जाते हैं तो हमें क्या लगता है, अरे यार 10वीं जैसा पेपर होता, यूँ ही कर देते हम। तो जब हम जिस कार्य को कर रहे होते हैं वो हमें असंभव लगता है, ठीक है। अब असंभव को संभव करने के लिए हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, प्रश्न पढ़ने से पहले आप एक बार और शेयर कर दीजिए सेशन को। प्रश्न है हमारा, माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और सेशन को शेयर भी कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए सेशन को और लाइक भी किया करो ताकि वीडियो बनाने में अच्छा लगे और हम भी मोटिवेट हो सकें, ठीक है। चलिए चलते हैं। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को शब्द जो है ये किस कारक की विभक्ति है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। कारक सभी को मैंने पढ़ाए हैं और कारक आपको आते भी हैं। ध्यान देने की बात यह है, इस प्रश्न में 2 कारक चिन्ह दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन ये अच्छी बात है कि प्रश्न में पहले ही बता दिया है कि को के लिए पूछा है, ठीक है। यदि ना भी बताता प्रश्न वाला तब भी हम इस वाले कारक पर ध्यान नहीं देते, जो लास्ट में दिया हुआ है इसकी ही विभक्ति बताते, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, जो पहले कारक दिया होता है हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। माँ ने बच्चे को सुलाया, को पर इस वाली को पे हम इस वाली को का कारक बताएंगे, ठीक है। यदि ये प्रश्न में ना दिया होता कि किसकी कारक विभक्ति बतानी है तो भी हम को की ही बताते, ठीक है। जल्दी से अब आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा हमारा, कर्म कारक, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, श वर्ण है, मतलब उच्चारण की दृष्टि से बताना है ये हमें। स का उच्चारण कैसे करते हैं हम, जल्दी से बोल के देखिए और कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए, ये वाली श और ये वाली स, इनके भी उच्चारण स्थान बता दीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इन तीनों का। ये तीनों जो स हैं हमारी, इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है लेकिन गलत हो जाता है।
अब की बार आशा करती हूँ अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका, जो हमारा प्रश्न में दिया हुआ स है ये क्या है, मूर्धन्य, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, ये वाला स मूर्धन्य होता है। लेकिन पूछा जाए हमसे ये स सलजम वाला जो स है ये क्या होता है हमारा, तालव्य, ठीक है, तालव्य होता है। और ये वाला स पूछा जाए हमसे तो ये वाला क्या होता है, दंतव्य, ठीक है। ये वाला स सपेरे वाला स दंतव्य होता है, सलजम वाला स तालव्य होता है और षटकोट वाला स मूर्धन्य होता है, ठीक है। चलिए आशा करती हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, प्रति वर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, किस प्रकार की संज्ञा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऐसे प्रश्न यदि संज्ञा पूछे और वो अनुवाद में दिए हों, वाक्य में दिए हों, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ। प्रतिवर्ष किस में बाढ़ आती है, नदी में बाढ़ आती है। तो हमें ये देखना है कि नदी कैसा शब्द है, जातिवाचक है, भाववाचक है, गुणवाचक है या व्यक्तिवाचक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नदी किस संज्ञा में आता है, जल्दी से आंसर दीजिए। चले आंसर ले लेते हैं हम। आंसर क्या होगा इसका, जातिवाचक, जातिवाचक है नदी, ठीक है। सभी नदियों के बारे में बताया गया है, जितनी भी नदियां हैं। यदि यहाँ पे किसी नदी का नाम दे देता गंगा नदी तो जातिवाचक नहीं होता, ठीक है। लेकिन नदी पूछा है ओनली तो क्या होगा, जातिवाचक होगा, ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये आपको देना है आंसर कि यदि यहाँ गंगा नदी होता तो कौन सी संज्ञा होती थी इसमें, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैंने कराया भी है वाक्य के प्रकार और आप भी बताइए जल्दी से, आप पढ़ते भी हैं वाक्य। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। वाक्य रचना की दृष्टि से पूछा है, याद रखना है आपको। किसकी दृष्टि से पूछा है, रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से भी पूछा जाता है लेकिन यहाँ पूछा है रचना की दृष्टि से, ठीक है। जल्दी से बताइए कितने प्रकार के होते हैं वाक्य रचना की दृष्टि से। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। जल्दी से बताइए आंसर। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, ठीक है। ये होते हैं रचना की दृष्टि से 3 प्रकार, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न बहुत ही रोचक है। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा, जल्दी से आंसर दीजिए इस प्रश्न का। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा है एग्जाम में, अच्छा प्रश्न है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। आंसर क्या होगा हमारा, रामचंद्र शुक्ल। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, इसका आंसर क्या होगा, रामचंद्र शुक्ल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अहीर का तत्सम शब्द है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अहीर, पहले मैं अहीर का मतलब बता देती हूँ आपको।
अहीर का मतलब होता है निडर, ठीक है। अब इसका तत्सम रूप बताना है हमको। निडर इसका मतलब हुआ, निडर हिंदी शब्द है, इसका संस्कृत रूप बताना है कि निडर को संस्कृत में क्या कहते हैं, ठीक है। यदि तद्भव दिया हो और तत्सम पूछे तो हमें यही देखना है कि संस्कृत में निडर को क्या कहेंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, प्रश्न बहुत आसान हो गया है। अब अणु कहेंगे, आभीर कहेंगे, अधीर कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। निडर, चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? बी, आभीर। आभीर कहेंगे निडर के लिए संस्कृत में, ठीक है। अब संस्कृत क्या होता है हमारा? तत्सम होता है, तो इसका आहीर का तत्सम शब्द क्या हो गया? आभीर हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से आंसर दीजिए। श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञेय रघुवीर साहे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार। ज़्यादा नहीं चलना, संसद से सड़क तक ही चलना है इसमें। वैसे भी ये बहुत अच्छा काव्य है, इसको पढ़ के देखेंगे आप तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा संसद से सड़क तक का? सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है। वैसे कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है कि धूमिल का नाम क्या है? सुदामा पांडे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा है। इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा। चांद का मुंह टेढ़ा, इसके रचयिता कौन है? चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। आंसर क्या होगा चांद का मुंह टेढ़ा? गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। इसका आंसर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जिन पंक्तियों को पढ़कर मन में ममता के भाव आए तो वहां किस रस की निष्पत्ति होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। किस रस की निष्पत्ति होती है जहां ममता के भाव आते हैं? श्रृंगार रस की, वीर रस की, वात्सल्य रस की, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। टेस्ट वाला मैंने टेस्ट के प्रश्न करा दिए हैं सारे। यदि किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को डाल सकते हैं। मैं शंका का निवारण करने के लिए तैयार हूँ। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। जिसको पढ़ के ममता के भाव आए वो क्या होता है? वात्सल्य रस, ठीक है। वात्सल्य रस का एक मैंने टेस्ट में भी डाला था प्रश्न। वात्सल्य रस, श्रृंगार रस कहाँ होता है? जहाँ नायक और नायिका की बात हो रही हो या सजने संवरने की बात हो रही हो, वहाँ श्रृंगार रस होता है। और वीर रस कहाँ होता है? जहाँ वीरता की बात हो रही हो, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इस तरह के जब पंक्तियाँ हो तो उसमें वीर रस होता है, ठीक है। वात्सल्य रस, भक्ति रस और श्रृंगार रस, इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। यदि माता और पुत्र के बीच बात हो रही हो और ममता के भाव आए तो क्या होता है? वात्सल्य रस होता है। भक्त और भगवान के बीच बात हो रही हो, मीरा और श्री कृष्ण के बीच में बात हो रही हो तो कौन सा आएगा? भक्ति रस आएगा। और श्री कृष्ण और यशोदा के बीच में बात हो रही हो तो वात्सल्य रस आएगा।
और यहीं पर राधा और कृष्ण के बीच में बात हो रही होती तो श्रृंगार रस होता। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता पूछे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका पूरी लाइन ऐसे है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, लगभग सभी को पता होगा और सब लोग इसे बोलते भी हैं। जल्दी से आंसर दीजिए। कबीर, आंसर क्या होगा इसका? बी। ठीक है, कबीर दास आंसर होगा इसका। उन्होंने कहा था कि कितनी सारी किताबें पढ़ते पढ़ते कितना जग निकल गया, कितनी दुनिया ने किताबें पढ़ी हैं, इतने सारे लोग निकल गए, इतनी सारी पोथी पढ़ ली उन्होंने, इतनी सारी किताबें पढ़ ली, लेकिन कोई पंडित नहीं हो सका आज तक। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सका? क्योंकि उन्होंने 2.5 अक्षर प्रेम का नहीं पढ़ा, इसलिए पंडित नहीं हो सका कोई। यहाँ 2.5 अक्षर प्रेम से मतलब सोना बाबू वाला प्रेम नहीं है। यहाँ उन्होंने प्रेम को ईश्वर के साक्षात्कार से माना है और जीव मात्र के प्रेम से माना है। ठीक है, मतलब जिसको ईश्वर का साक्षात्कार ना हो पाया वो पंडित नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, नराधम का विलोम चुनिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, नराधम का विलोम क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। नराधम का विलोम क्या है? सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि नराधम का मतलब क्या होता है। बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा। नराधम का मतलब होता है नीच व्यक्ति। अब इसका आंसर बताना शायद थोड़ा आसान हो गया है। जल्दी से बताइए, अधम, निकृष्ट, नरपुंगव या अच्छा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, नराधम का विलोम क्या है? बहुत लोग अच्छे पर आंसर दे रहे होंगे, लेकिन अच्छा नहीं होगा। इससे भी अच्छा आंसर हमारे पास है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? नरपुंगव। नरपुंगव का मतलब पता है क्या होता है? श्रेष्ठ मनुष्य। नीच व्यक्ति नराधम का मतलब होता है और श्रेष्ठ मनुष्य नरपुंगव का मतलब होता है। तो नराधम का विलोम हो गया नरपुंगव। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन कौन से रूप हैं? आप सभी को पता है ये, मौखिक, लिखित, मौखिक और लिखित दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? भाषा की अभिव्यक्ति हम मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, जैसे मैं अब बोल के आपको बता रही हूँ, और लिखित रूप से भी कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन पे आप प्रश्न पढ़ रहे होंगे तो वो लिखित रूप हो गया भाषा की अभिव्यक्ति का, और जो मैं बोल के बता रही हूँ ये मौखिक रूप हो गया। तो आंसर नंबर हमारा सी सही हो गया। भाषा की अभिव्यक्ति लिखित और मौखिक दोनों रूप से की जा सकती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अनपढ़ शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अनपढ़ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है या नय समास है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अनपढ़ का मतलब देख लेते हैं। अनपढ़ का मतलब क्या होता है? न पढ़ा हुआ। ठीक है, ये भी दिक्कत है। अनपढ़ का मतलब होता है न पढ़ा हुआ। ठीक है, जल्दी से बताइए अब इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास?
अब आपको ये भी लग रहा होगा शब्द तो पढ़ है इसमें मूल शब्द और अन प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या लगा दे हम? यदि ऑप्शन में होता तो क्या लगा देते? अव्ययी भाव समास लगा देते, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अव्ययी भाव समास इसमें नहीं है। इसमें क्या है हमारा आंसर? ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसमें? नए समास, ठीक है, जिसमें नकारात्मक, जिसको पढ़कर नकारात्मक बोध हो या ना नहीं शब्द की ध्वनि आए, जैसे अनपढ़ हो गया, ना पढ़ा हुआ, ठीक है, उसमें क्या होता है? नए समास होता है। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जिनमें नए समास है, जैसे अनिच्छा भी एक शब्द होता है, उसमें भी नए समास होता है, ठीक है। आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। मूल शब्द से पहले ऐसा शब्द लगा हुआ हो जो ना करने के लिए बोधित करे, ठीक है, उसमें क्या होगा? नया समास होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, हस्तलिखित में कौन सा समास है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। हस्तलिखित में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय समास है? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। हस्तलिखित में कौन सा समास है? हस्तलिखित, पहले इसका विग्रह कर लेते हैं। हाथ से लिखा हुआ है, जो विग्रह सही से कर लेगा वो समास भी बता देगा। हाथ से लिखा हुआ कौन सा समास हो गया? जिस समास में कारक विभक्तियां आती हैं उसमें कौन सा समास होता है? से आ रहा है ना, हाथ से लिखा हुआ, तो उसमें कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, जिसमें कारक विभक्तियां आती हैं, ठीक है। हस्तलिखित में तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, मैं कौन सा अलंकार है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। इसमें 3 बेर शब्द यहाँ भी दिया हुआ है और 3 बेर शब्द यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों तीनों बेर शब्द जो 2 बार दिए हुए हैं, दोनों बार इनका अर्थ अलग अलग है, ठीक है। तो कौन सा अलंकार होगा हमारा? यमक अलंकार होगा, ठीक है। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? एक शब्द 2 से अधिक बार प्रयोग हुआ हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो तो क्या होता है? उसमें यमक अलंकार होता है। 3 बेर खाती थी वे 3 बार खाती है, इसका मैं थोड़ा सा अर्थ बता देती हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। वीर शिवाजी महाराज के आतंक से मुगल बादशाहों की रानियां जो थी, वो जो दिन में 3 बार खाती थी, 3 बार भोजन करती थी दिन में। रानियां, मुगल बादशाहों की जो रानियां थी वो 3 बेर दिन में भोजन करती थी, 3 समय। और अब क्या कर रही हैं? वो जंगलों में भटक रही हैं और सिर्फ 3 बेर खा के अपना जीवन बिता रही हैं। 3 बेर खाती हैं और अपना पेट भर लेती हैं। जो इंसान दिन में 3 बार खाता हो वो ओनली 3 बेर खा के अपना पेट भर रहा है। इसमें एक 3 बेर का मतलब है दिन में 3 समय, और एक 3 बेर का मतलब है 3 बेर, ठीक है। इसलिए इसमें शब्द 2 बार दिए हुआ है लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है, इसलिए इसमें यमक अलंकार होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आशा करती हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए चलते हैं। प्रश्न है हमारा, जो कानून के अनुकूल ना हो उसके लिए क्या कहते हैं? अवैध, जघन्य, अवैध या आवेग? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। जो कानून के अनुकूल ना हो उसे क्या कहते हैं?
ये तो सबको ही पता होगा। जल्दी से आंसर दीजिए फिर इसका क्या होगा आंसर। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। जो कानून के अनुकूल ना हो उसे क्या कहते हैं? अवैध, गैर कानूनी भी कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आंखें खुल जाने का अर्थ है गुण प्रकट होना, वास्तविकता का पता चलना, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, या उपाय सूझना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। आंखें खुल जाना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इस प्रश्न का। आंखें खुल जाने का अर्थ है गुण प्रकट होना, वास्तविकता का पता चलना, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, उपाय सूझना। इसका भी आंसर लगभग सभी को पता होगा। चलिए फिर जल्दी से आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? वास्तविकता का पता चलना। ठीक है, रोज बहुत लोगों की आंखें खुलती होंगी, वास्तविकता का पता बहुत लोगों को रोज चलता होगा, है ना। तो आंखें खुल जाना कहते हैं वास्तविकता का पता चलना। कहते नहीं है यार मेरी आंखें खुल गई आज, वास्तविकता का मुझे पता चल गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अकल का दुश्मन का अर्थ है मित्र, शत्रु, महापंडित या महामूर्ख। अकल का ही दुश्मन है भाई वो तो। कौन हो गया? मित्र हो गया, शत्रु हो गया, महापंडित हो गया, महामूर्ख हो गया। अब ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि मित्र है तो अकल का दुश्मन होगा वो, है ना। ये भी कहीं लिखा हुआ नहीं है कि शत्रु है तो भी अकल का ही दुश्मन हो गया वो। ओहो, महापंडित तो भाई अकल का दुश्मन बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। महामूर्ख होगा तभी अकल का दुश्मन होगा वो, है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें। नक्षत्र कैसे लिखा जाता है उसकी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें। ऑप्शन आपके सामने हैं 4, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप स्वतंत्र हैं आंसर देने के लिए, कोई सा भी दे सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। पहले इसका आंसर ले लें जब चलेंगे अगले पर। आंसर क्या होगा इसका? बी, नक्षत्र। ऐसे लिखा जाता है नक्षत्र। ठीक है, आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। चलती हूँ अगले प्रश्न पर। आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा है। अक्स, नजरिया, लोचन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा होगा आंसर। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? सी, लोचन। ठीक है, सेशन को इतनी देर तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं कल 8 बजे।